मुंह बनाकर जाएगा स्कूल? मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे कह देना डैडी टूर पे गए हैं। मैं बार बार झूठ नहीं बोलूंगा। क्या बात है नवाब साहब, मुंह फुला करके बैठे हैं? क्या फायदा दादाजी, आप कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए और मम्मी डैडी रोज मुझसे झूठ पर झूठ बुलवा रहे हैं। अगर नहीं देनी है स्कूल की फीस तो साफ साफ कह देना चाहिए। दादाजी आप ही कहिए ना डैडी को। मेरे कहने से क्या होगा? तो फिर किसके कहने से होगा? मैं क्या झूठ ही बोलता रहूंगा? कल से एक शब्द भी नहीं बोला है कमल। पहले तुमसे चुप्पी साध ली, अब अगर मुझसे भी चुप्पी साध लेगा तो भीतर की पीड़ा किसे सुनाएगा? मनु, अखबार लेकर कमरे में। अरे सुन कमल, खाई तो बना देती हूँ ना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये अखबार अपने पिताजी को दिया। अरे होना क्या है, महेश को उसके बाप ने 3 दिन पहले एक नई कार दिलवाई है। बस यही बात तुम्हारे दोनों बेटों को खाई जा रही है। वो मान क्यों नहीं लेते कि उनका बाप निकम्मा है? मैं उनको ये ऐशोआराम नहीं दे सकता जो मेरा छोटा भाई अपने बेटे बेटियों को दे रहा है। दादाजी आज आखिरी बार झूठ बोलूंगा स्कूल में, उसके बाद चाहे मुझे घर में बैठना पड़े, मगर बिना फीस लिए स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। तुम भी कुछ कर दो ना इंतजाम। हाँ करूंगा। पेंशन तो 25 दिन के बाद मिलेगी। अब अहमद के सामने ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। म्यूनिसिपल स्कूल में जाकर प्रिंसिपल साहब से अगर बात करने से आपकी नाक कहीं छोटी ना होती हो तो आज ही करिए। पब्लिक स्कूल की फीस भरना मेरे बूते से बाहर होता जा रहा है। जरा सब्र से काम लो कर। इन्हीं टेढ़ी मेरी डगर का नाम तो जीवन है। बाबूजी आप ये फालतू की उपमाएं संख्याएं आप इसे अपने पास ही रखिए। मुझे आप बस इतना बता दीजिए, मनु के एडमिशन के लिए आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, या ऐसे मामूली काम को हाथ में लेने से सरकारी ताम्रपत्र से शोभित एक स्वतंत्रता सेनानी के उजले व्यक्तित्व में कोई दाग लग जाए? कमल तुम भूल क्यों नहीं जाते कि सरकार ने ये ताम्रपत्र देकर मुझे सम्मान दिया। तुम मुझे सिर्फ एक मामूली सा बाप समझे जिसे सरकार ने ताम्रपत्र देने के बहाने मुआवजा देने की कोशिश की है। और मनु की फीस की तुम फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। पर हाँ, मनु के लिए किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने में मुझे इतराज नहीं है। ये गलतफहमी तुम अपने दिमाग से निकाल दो। मगर इस गलतफहमी को दूर करके मुझे ऐसी कोई खुशफहमी भी नहीं हो रही है कि आप मनु के एडमिशन के लिए कहीं से कोई सिफारिश ढूंढ कर ले आएंगे। सिफारिश जैसे शब्द तो आपके पाक जमीर में शूल की तरह चुभते हैं ना। आप जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी जान पहचान बनाकर कहां से कहां पहुंच गए, मगर आप तो अपवाद हैं। आदर्शवादिता की मोटी गेंडे जैसी खाल ओढ़ लिया और बैठ गए। तो वो तो वैसी की वैसी है। इसीलिए चाचा राजा बनकर जीते और आप भिखारी। कमल, बुढ़ापे में यही सुनना बाकी रह गया है। आजकल ये बड़े खीजे खीजे रहने लगे हैं और आप इन्हें नाश्ते वास्ते के बारे में मत पूछा कीजिए। मैं ही बना दिया करूंगी जो बनाना होगा। और इतने बड़े नाम वाले लोगों से सेवा करवा के हमें नरक में थोड़ी ना जाना है। हंसते हंसते कैसा जहर घुल गई है तुम्हारी बड़ी बहू। पता नहीं क्यों रहते हम लोग इनके साथ। हम लोगों के सब्र का प्याला थोड़ा बड़ा है। अच्छा, मैं अहमद मियां से मिलके आता हूँ। कल मनु की फीस ना पहुंची तो आराम खड़ा हो जाएगा।
खाना वहीं से खाकर आओगी? हाँ, वो फरीदा खाना खिला के ही भेजेगी। भाईजान फिरनी तो खानी ही पड़ेगी। अरे भाई, फरीदा फिरने के लिए जगह नहीं है। जे कहते फिरनी अपने आप बना लेगी, आप मुंह में तो रखिए। अरे अहमद मियाँ, जरा समझाइए ना भाई। देखिए त्रिपाठी जी, भाई बहन के झगड़े से मुझे दूरी रखिए। बिल्कुल ठीक। वैसे खा लीजिए, बड़ी लजीज बनी है। खा तो लूँ, मगर खा के एक ही जवाब है कि आप लोगों को दावत के लिए घर नहीं बुला सकता। घर का माहौल कुछ ऐसा बिगड़ गया कि त्रिपाठी जी, ये कहाँ लिखा है कि फिरनी का जवाब इमरती खिला करके दिया जाए? एक बात साफ है, आपके बेटे आपके बारे में जो भी राय रखते, मगर मेरी और फरीदा की नजर में आप बहुत बड़े हैं। भाई, आजकल के इस बेईमानी के दौर में अपनी नीयत को पाक साफ रखना हर किसी के बूते की बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं भाईजान, आजकल तो हर कोई बेईमानी को ही गले लगा रहा है। ये चाहते तो ये भी बेईमानी का दामन थाम कर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। त्रिपाठी जी, अपने जमीर का गला घोटना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे का गला घोट दे और उसकी आंख से आंसू बहे। अहमद मियाँ, तुमसे मिलकर वाकई रूहानी खुशी मिलती है। मेरे जज्बातों को खुला बयां होते। वाकई अपने नाम के आगे आजाद लगाने का पूरा हक है तुम्हें। क्या जज्बा होगा आपके वालिद के दिल में जब उन्होंने आपको ये नाम बख्शा। बस यही बात अगर मेरा बेटा भी समझ ले तो मैं गंगा नहा वहां दुबई जाकर के बैठ गया। हमें और बुला रहा है। तो क्या गलत कह रहा है? यहाँ एक कमरे में रहते सारी जिंदगी बीत गई, वहाँ उसके पास 2 कमरों का खुद का मकान है। अरे फरीदा बेगम, भाई 2 कमरों का मकान तो तुम्हारा भी हो ही जाएगा। भाई 15 साल रहते हुए हो गए हमें इस शहर में, अब तो हमें भी सरकारी कोटे से 2 कमरों का मकान अलाट हो ही जाएगा। तब बुलाऊंगा मैं तुम्हारे बेटे को। त्रिपाठी जी, ऐन आजादी के दिन पैदा होकर के अहमद आजाद नाम तुम्हें इस सरजमीन पर अपनी खुशी एक छोटी सी छत है जिसके नीचे बैठकर मैं इत्मीनान के साथ ये कह सकूं कि इस मुल्क में सबको रोटी पकड़ा मकान मिला। जरा सब्र चाहिए। चलिए, आपका सब्र पूरा होने जा रहा है। अल्लाह हमारी मुराद पूरी करे। जरूर पूरी करेगा फरीदा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जिस साल अहमद मियाँ को सरकारी कोटे से फ्लैट मिलेगा उस साल हिंदुस्तान अपनी आजादी की 51वीं सालगिरह मना रहा होगा। हमारी 51वीं सालगिरह भी तभी मनेगी। अरे सारा देश मनाएगा आपकी सालगिरह। जी हाँ, हाँ, अभी तो मौका देख कर टपके हम खुदा के इस आंगन में। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ आज की अंग्रेजी मिश्रा की तरफ से। हाँ, काटो मुझे ही। आज इतनी कमाई नहीं हुई मेरी। ये किसको समझाता है रे तू? साला तेरी कुर्सी पे कमाई ना हो। जो लकी मिश्रा यो लकी साला अपनी किस्मत में तो बाप से लेकर नौकरी से लेकर बीवी से लेकर हर जगह मान है। लोगों के ऊपर तो लक्ष्मी मेहरबान होती है लेकिन यहाँ तो दरिद्र नारायण की भरपूर अनुकंपा है। यार एक बात है कमल, तुम्हारे पिताजी ने स्वतंत्रता सेनानी होने का कोई फायदा नहीं। यार भूपति, ये अपने पिताजी को बोलकर सरकारी कोटे से मकान ही क्यों नहीं ले लेते? बिल्कुल यार, वो अपने ऑफिस में माधव ने हमें सरकारी कोटे से तीनों को बेचा 15 लाख रुपए कमाए। मेरा बाप ऐसा कोई काम नहीं करता जिसका आधार नहीं है। देशभक्त अच्छा एक बात बता, तुम्हारे घर में काम वो क्या होता है? अरे वो मैं बाद में बताऊँ, पहले ये बता तुम्हारे घर में काम नहीं? मेरे घर में है। हाँ तू बता, मेरे घर में काम करते हैं?
अरे वो मैं बाद में बताऊंगा ना ताम्रपत्र क्या है। चलिए बता, घर में तुम्हारे ताम्रपत्र है क्या? मेरे घर में है। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपके घर में ताम्रपत्र है? मेरे घर में भाई साहब, भाई साहब, आपके घर में ताम्रपत्र है? मेरे घर में, मेरे घर में ताम्रपत्र है, क्योंकि मेरा बाप एक स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त है। उसके पास सुनाने को काफी किस्से हैं, देशभक्ति के गाने। एक रोटी और ला दूं मनु? एक रोटी और खा लूंगा तो लड्डू के लिए जगह कहाँ से आएगी? और ये लड्डू गोपाल लड्डू छोड़ नहीं सकता? हाँ, लड्डू तो आप भी नहीं छोड़ते थे दादाजी। हाँ, मगर अब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो आप ललचाई आंखों से मेरे थाली में रखे लड्डू को ही देखते रहते हैं। अरे तो अपने दादा को लड्डू देकर ही पेट भर लेने दे। देखने से लड्डू छोटा नहीं हो जाता। हाँ, लड्डू तो आपने वैसे भी छोटा कर दिया है। पहले आप डबल साइज का लड्डू बनाती थी। अरे तो अब महंगाई डबल हो गई तो लड्डू भी छोटा ही बनेगा। मतलब महंगाई 4 गुना बढ़ेगी तो लड्डू चूरन की गोली के जितना हो जाएगा। हाँ, फिर मैं तुम्हें लड्डू गोपाल की जगह चूरन गोपाल बुलाया करूंगा। वारे क्या जमाना। कुछ तो देश की आबादी ने लड्डू का साइज छोटा कर दिया और कुछ काले धंधे वालों और मुनाफाखोरों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। आजादी के 51 साल पूरे होने जा रहे हैं और देश की तरफ निगाह उठा के देखो तो उसकी बिगड़ी हुई शक्ल को देखकर मन खट्टा हो जाता है। दादाजी, आपको देश की शक्ल कैसे दिखाई देती है? मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हूँ, मगर मुझे देश की शक्ल नहीं दिखाई देती। तू अपने दादाजी की बातें ध्यान से सुना कर, तुझे भी देश की शक्ल नजर आने लगेगी। दादाजी की बातें पूरे घर में मैं ही तो ध्यान से सुनता हूँ, मगर जो वो कहते हैं वो करने जाता हूँ तो डांट ही खानी पड़ती है। क्यों? डांट क्यों खानी पड़ती है? आप कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए और यहाँ सच बोलो तो घर की पोल खुल जाती है कि डैडी के पास फीस के लिए पैसे ही नहीं है। अब दो जवाब इसे। और सुनिए, आप कहते हैं किसी का हक छीनकर आगे बढ़ना पाप है। मेरे क्लास के लड़के अमित ने उसके बर्थडे पर सारे क्लास को केक बांटी। मेरे सामने वाली सीट खाली थी। मैंने सोचा वो लड़का एब्सेंट होगा, इसलिए मैं उसकी सीट पर जाकर बैठा, मगर थोड़ी ही देर में वो लड़का क्लास में आ गया और मुझे झक मारकर मेरी सीट पर जाना पड़ा। मगर तब तक केक खत्म हो गया और केक का आखिरी पीस उस लड़के को मिला। अब अगर मैं हक वक्त की झंझट में न पड़ता और उसी सीट पर जमा रहता तो मुझे केक खाने को मिलता कि नहीं? बेटे, उसका हक ना छीनकर तुमने अपने चरित्र की रक्षा की है और यही बात आगे चल के तुम्हें इस देश का एक बहुत अच्छा नागरिक बनाएगी। और इसी तरह अगर तुम्हारी उम्र के सब लड़के लड़कियां इन बातों पर अमल करें तो इस देश की बिगड़ती हुई सूरत फिर से ठीक हो जाएगी। मनु बेटे, जिस आजाद भारत में तुम सांस ले रहे हो ना, उसे आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। मुझे पता है दादाजी, आप लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी, इसलिए तो आपको ताम्रपत्र मिला है। मैं ये बात अपने दोस्तों को बड़ी गर्व से सुनाता हूँ। मनु, अपनी चाची के कमरे में जाके माँ को बोल दे तेरे पिताजी आ गए हैं। कभी कभी लगता है उस वक्त किसकी नौकरी के लिए तुमने अगर बैंक में सिफारिश की होती। वही तो मुझसे नहीं होता विमला। शायद इस दौर के लिए मैं गलत इंसान।
दौर ही गलत हो गया है तो सही इंसान भी क्या कर लेगा। बाबू जी, मैंने ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट करा लिया गैस एजेंसी के लिए। चाचा जी कह रहे थे कि फौरन दिलवा देंगे। अगर आप इसे अपने नाम पर लेंगे ना तो तुरंत मिल जाएगा, कुछ देने दवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने चाचा से कहो कि मुझे अपनी काली करतूतों में मत घसीटे। तुम लोगों को जो करना है करो, पर मुझे अपने साथ इस पाप की आग में जलने के लिए मत कहो। फिर देवर जी बहुत इंतजार करवाते हैं आप बहरानी को। ये पान वान खाकर कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाभी, 4 पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता पिछले जन्म कौन से पाप किए थे मैंने। लक्ष्मी के भैरी के घर जन्म मिला। ऐसी बात जरा धीरे बोला कीजिए देवर जी। कहीं अम्मा बाबूजी ने सुन लिया तो बेकार ही उनके दिल को चोट पहुंचेगी। जो ठीक लगे दे देना भाई, पहले काम तो होने दीजिए। नहीं, परसों आ रहे हैं। अरे भाई, पहले आपके काम की बात करेंगे मंत्री जी से, हैं? आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, नमस्कार। अरे आओ निर्मल, आओ। हाँ, भैया से बात की? अरे चाचा जी, मैंने उन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश की। हाँ। लेकिन समझ में नहीं आता कि बाबूजी किस मिट्टी के बने। अरे मिट्टी तो वही है, बस खुराक मिलने से पहले ही बंजर हो गई है, वरना तुम लोग भी आज अच्छी हरियाली काट रहे होते। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए चाचा जी, गैस एजेंसी तो चाहिए। भाभी से कह के मन बदलवाओ भैया का, वरना बहुत खर्चा करना पड़ेगा ये गैस एजेंसी लेने के लिए। हाँ, लेकिन अम्मा भी तो बाबूजी के रंग में रंगी हुई हैं। भाई कोशिश करो, अगर भाभी पिघल गई तो भैया भी रास्ते में आ जाएंगे। अच्छा, मुझे अभी हाउसिंग बोर्ड जाना है, चलो तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ। अहमद आजाद तो ठीक है, अपना मिडिल नेम भी बताइए। अब जनाब यही नाम है, मिडिल नेम तो कभी लगाया ही नहीं। पिता का नाम बताइए। नूर मोहम्मद। अभी का मकान? किराए पर है जनाब, और झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। चाहे तो आप त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, ये कभी झूठ नहीं बोलते। बहरहाल मैं आपका इनसे तारुफ करा देता हूँ। ये हैं त्रिपाठी जी, स्वतंत्रता सेनानी है। हाँ, आजादी के सिपाही। अरे वाह, नमस्ते साहब। और सरकार ने इन्हें ताम्र पत्र देकर इनका इस्तकबाल किया है। अब मंगेश, 3 चाय। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब, इतने बड़े आदमी मेरे सामने बैठे हुए हैं, चाय के लिए भी नहीं पूछूंगा। वैसे आप भी सरकारी कोटा से मकान क्यों नहीं ले लेते? नहीं नहीं, मेरे पास अपना मकान है, और सरकार की शर्त भी है कि जिसके पास अपने नाम पे कोई मकान ना हो, सिर्फ उसे ही कोटे में से मकान दिया जाए। अरे साहब, सब मैनेज हो जाता है। जी, ये सब मुझे गवारा नहीं। आप अहमद मियाँ की फाइल देखिए। लीजिए। कब तक मिल जाने की उम्मीद? ओहो अहमद मियाँ, जरा सब्र रखिए, मिल जाएगा मिल जाएगा। बड़े भैया नमस्कार। बाबू, ये आपके भाई हैं? सगे भाई हैं। कुरकानी, इनका ख्याल रखना, और काम हो जाने पर मुझसे मिल भी लेना। मैं यहाँ अपने फ्लैट पे नहीं हूँ, ये मेरे दोस्त अहमद आजाद, इन्हें फ्लैट है और जायज तरीके से। अब मुझे भी ये गवारा नहीं होगा कि मुझे फ्लैट किसी तरह से धांधली चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अम्मा, तुम्हारे दिल में अपने बेटों के लिए माँ जैसा प्यार कभी नहीं आएगा। निर्मल, तू क्यों बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा है? मेरे दिल में तुम दोनों बेटों के लिए कितना प्यार है, ये अगर मैं तुम्हें बड़ा करने के बाद भी नहीं समझा पाई हूँ तो बेटा मुझे माँ पुकारना ही छोड़ दे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अम्मा, आप तो इन्हें गलत समझ रही हैं। तुम भी क्या जो मुंह में आता है बोलते रहते हो। मैं सिर्फ 2 टुक बात करता हूँ, और अम्मा जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ उसमें मेरे अकेले का फायदा नहीं है। तुझे पता है तेरे बाबूजी वो कोई काम नहीं करेंगे जिसमें तेरे चाचा की सिफारिश की जरूरत पड़े। अरे तो क्या बुराई है चाचा जी में? जिंदगी भर अगर बाबूजी ने किसी के साथ जान पहचान नहीं बढ़ाई तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम लोग भी इसी मुफलिसी में सड़ते रहें। उन्होंने अपनी जान पहचान भले ही ना बनाई हो,
पर अपनी एक पहचान जरूर बनाई है। हाँ, और इसी पहचान की एवज में इन्हें यह ताम्रपत्र मिला है, जिसे बेचने के बाद एक इंसान एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। तुमने फिर से अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। अरे इस तरह तो अम्मा कभी नहीं कहेंगी बाबूजी से गैस एजेंसी के लिए। अरे ये तो किसी भी हालत में कुछ नहीं कहेंगी। मेरे माँ बाप दोनों एक ही सांचे में ढले हुए हैं। अरे इनके शरीर में तो ईमानदारी का खून बहता है। अपनी ईमानदारी की खातिर अगर अपने बेटों की खुशियों को छीनोगे तो स्वार्थी कहलाओगे। अपनी ईमानदारी की खातिर अगर अपने बेटों की खुशियों को छीनोगे तो स्वार्थी कहलाओगे। दादी, पता है आज दादाजी की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। क्यों? अरे फीस तो तूने दे दी थी ना। क्या दादी, तुम भी पूरी बात सुने बिना ही डर जाती हो? फीस तो हो सकता है माफ भी हो जाए। अच्छा? हाँ, अपने दादाजी स्वतंत्रता सेनानी जो ठहरे और स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने दादाजी को 15 अगस्त के फंक्शन पर मुख्य अतिथि के रूप में आकर भाषण करने को कहा है। सच? हाँ, ये देखो इनविटेशन कार्ड। इस पर साइन करके दादाजी को इनविटेशन स्वीकार करना है। उन्होंने अपनी जान पहचान भले ही ना बनाई हो, पर अपनी एक पहचान जरूर बनाई है। क्या सोच रही हो दादी? बेटा, आज तूने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से उबार लिया। मैं एक बार की तो मैं डगमगा ही गई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तेरे समझने की बात है भी नहीं बेटा। मगर तूने मुझे फिर से हिम्मत दिला दी मनु। तेरे दादा जरूर आएंगे तेरे स्कूल मुख्य अतिथि बन के। मैं भी चलूंगी। ठीक है। क्या कहा तुमने? तुम भी चलोगी? हाँ हाँ। तो फिर अच्छी साड़ी पहन कर आना, वरना दादाजी का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। अच्छा। ए कमल, चल यार, बहुत टाइट हो गया अब तो। ईमानदार बाप की औलाद टाइट ही होती है। साहब, होटल बंद करने का टाइम हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाबूजी, बाबू, क्या हुआ बहू? जी अभी तक नहीं आया अम्मा। क्या हो गया? आप बस से उतर रहे थे, गिर पड़े, आज टाँके लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी तुम लोग जाओ। सर पर कफन बांध लिया है बाबूजी। मैं भी अपना खून बहा कर आया हूं। आपने भी खून बहाया था, आपके पिताजी ने भी खून बहाया था, मैं भी खून बहा कर आया और बहाता रहूंगा, बहाता रहूंगा। नहीं, मुझे चलना आता है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बाप ने भी इसीलिए तो सहारा नहीं दिया, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लो, मैं खड़ा हो गया बाबूजी, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बाबूजी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। उठो ना। बाबूजी, मैं एक ही बात को बार बार कहकर बुरा नहीं बनना चाहता। बड़े भैया ने जो अपनी कद बना रखी है, क्या आप उसके जिम्मेदार नहीं? मैं मानता हूँ बाबूजी, आपने सारी जिंदगी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपके आदर्शवादी व्यक्तित्व की छवि धूमल होती है। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करके
अपने मन को समझाकर सरकारी कोटे से एक फ्लैट ले लीजिए ताकि इस घर की दशा बदल जाए। बाबूजी, मैं गैस एजेंसी अपने नाम पर ले रहा हूं। उसे पाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। आप ही मुझे बताइए कि इतना पैसा कहां से आए। सरकारी कोटे से मिलने वाले सस्ते फ्लैट को अगर हम बाजार में बेचेंगे तो 10 लाख तक कमा सकते हैं। बाबूजी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। जेल की चक्की पिसवाऊंगी मैं तुम दोनों को अगर मेरे मर्द को कुछ हो गया तो। वो आत्महत्या करने की बात सोचिए। अगर उन्होंने अपने जीवन का कुछ भला बुरा कर लिया ना तो मैं तुम दोनों को जीने नहीं दूंगी, चैन से नहीं रहने दूंगी मैं तुम दोनों को। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी तुम दोनों के खिलाफ। सुहागन को विधवा बनाकर क्या मुंह दिखाओगे तुम भगवान को? अपने बेटों के सुख के लिए क्या करूं? एक बार अपनी जमीन को बेच दो। चलिए त्रिपाठी जी, घबराने की कोई बात नहीं है, बात हो गई है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं साहब लोग। हमने समझा दिया बाबू। ठीक है, जल्दी आइए। बाबूजी, बाबूजी आइए। चलिए ना बाबूजी। बाबूजी चलिए ना, चलिए बाबूजी। किसवानी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। आप ही हैं रामचरण त्रिपाठी जी? जी। अब आपसे क्या पूछना, आप फ्रीडम फाइटर हैं। आप झूठ तो लिखेंगे नहीं कि आपका अपना मकान नहीं है। नहीं है, तभी तो सरकारी कोटे में अप्लाई किया है। कब तक मिल जाएगा? त्रिपाठी जी, आप यहाँ दस्तखत कर दें, हफ्ते भर में आपको मकान मिल जाएगा। दरअसल 15 अगस्त से पहले पहले हमें सभी फ्रीडम फाइटर जो जरूरतमंद हैं उनको फ्लैट अलॉट करने हैं। बाबूजी, आपको दस्तखत करने हैं। बाबूजी, बाबूजी दस्तखत कर दीजिए। त्रिपाठी जी, आप दस्तखत कर क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है आपको बाबूजी? अरे त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। अपने को बहुत ही गिरा हुआ महसूस कर रही हूँ। मेरी वजह से तुमने आज जीवन में पहली बार एक ऐसा अपराध कर डाला जो किसी भी देशद्रोह से कम नहीं। मैं तुमको दोष नहीं दे रहा। तुम एक मां होने के नाते अपनी संतान के लिए कमजोर हो गई, मगर
मैं क्यों भटक गया? आज मुझ में और मेरे भाई में फर्क ही क्या है? और ये तामपत्र, अब इसको घर में रखने का हक मैंने खो दिया। वाह त्रिपाठी, आज मैं आपकी शख्सियत का कायल हो गया। इस ताम्र पत्र को अपने घर पे रखने का हक वाकई आपने खो दिया। तो तुम्हें पता लग गया मेरी काली करतूत के बारे में? जी हाँ, और जिस आजादी के सिपाही को ये अदना सा हिंदुस्तानी मुसलमान अपने सर आंखों पर बिठाया करता था और बड़े खुलूस और फख्र के साथ ये ऐलान किया करता था, कैसे त्रिपाठी जी की सोबत मुझे अल्लाह की मेहरबानी से मिली। उसकी सोबत को लात मारने के लिए अहमद आजाद अहमद भाई? जी हाँ भाभी जान, सांप अगर अपनी फितरत बदलकर साधु हो जाए और फिर भी किसी को डस ले तो कोई मलाल नहीं, क्योंकि सांप को सांप ही रहेगा। अगर साधु जैसे त्रिपाठी जी आस्तीन का सांप बन जाए, खुदा ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये क्या कह रहे हैं अहमद भैया? मैं पहले अपने अपराध के बोझ तले दबा हुआ हूं और तुम मुझे आस्तीन का सांप कह रहे हो? ऐसा क्या किया मैंने? सिर्फ इतना कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी खुद की छत रखने की चाहत रखने वाले एक हिंदुस्तानी का हक छीन कर वो घर आपने अपनी खुली में डाला। भाई जी हाँ भाभी, ऐसा ही किया है त्रिपाठी जी। खुद का घर होते हुए भी सरकारी कोटे का फ्लैट अपने नाम करवा दिया, एक जायज हिंदुस्तानी का हक छीन कर। अगर कोई मलाल नहीं, मैं यकीनी तौर पर जानता हूं कि एक नए दिन मुझे अपना जायज हक मिलकर त्रिपाठी जी, आज आपने इस ताम्र पत्र की गरिमा को खोने के साथ साथ इस वफादार पुरुष को खो दिया। मैं अपनी इस पाक सरजमी, अपने इस मादरे वतन की इज्जत करता हूं आज भी, और इसीलिए आज भी मैं अहमद आजाद ही कहलाऊंगा। अगर आप आज अपने मुल्क में उन लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं जिन्होंने आजादी के बाद अपने इस मुल्क की सूरत को दागनुमा बनाया, आज आप मेरे लिए आजादी के सिपाही नहीं बल्कि एक दोगले इंसान हैं, और ऐसे दोगले इंसान से मैं अपना कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ताम्र पत्र आप किसी कबड़ी वाले को दे, आपको 4 पैसे और मिल जाए। अहमद मियां, अहमद मियां, भगवान, तूने मुझसे ये क्या करवा दिया? दादाजी, आपका कुर्ता धुलकर आ गया ना? क्यों? आप भी भुलक्कड़ होते जा रहे हैं दादाजी। परसों 15 अगस्त है और आप मुख्य अतिथि है, आपको झंडा वंदन करना है। तुम केसरिया कुर्ता पहनकर चलना, केसरिया रंग खपता है तुम पर। एक विश्वासघाती देशद्रोही के हाथों आजादी की सालगिरह पर झंडारोहण। अरे त्रिपाठी जी, आप नमस्कार। तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर लेने आए हैं? आपने क्यों तकलीफ की, मैं भिजवा देता। अरे आपकी फाइल, हाँ ये रही। नहीं केसवानी जी, मैं अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करवाने आया हूँ। मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी। मेरे पास फ्लैट है मेरे अपने नाम पर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी जायज आदमी का हक मारा जाए। त्रिपाठी जी, आज के इस दौर में आप जैसे इंसान चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मगर एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो दूसरे नंबर पर अहमद आजाद जी हैं, उनको मिल जाएगा। मैं आभारी होऊंगा आपका अगर आप ये फ्लैट उनको दे दें।
उन्हें फ्लैट की वाकई जरूरत है। ठीक है, तो मैं ये फाइल आज ही ऊपर भिजवा देता हूँ और मेरे ख्याल से आज ही इनको लेटर भी मिल जाएगा। लेकिन आपके बेटों को बहुत निराशा होगी। मैं उनका त्याग कर सकता हूं, मगर अपने चरित्र का नहीं। लो, ये अटैची मुझे दे दो। क्या तुम ये ठीक कर रहे हो? और कोई चारा भी तो नहीं है। मगर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए हमें रातों रात घर छोड़ना पड़ रहा है? अपराध तुमने नहीं, मैंने किया। आजादी पाने के लिए मेरे पिता ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मैंने खुद देखा है वो दौर, और तुम भी तो साक्षी हो उस दौर की। कल जब देश अपनी आजादी की सालगिरह मना रहा होगा, तो वही मैं, रामशरण त्रिपाठी, जिसने देश के निर्माण में अगर कोई योगदान दिया था, तो वो एक ईमानदार नागरिक बनकर। पर आज मेरे चरित्र पर बेईमानी की काली छाया का ग्रहण लग गया है। मैं अपवित्र हो गया हूं कल के समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए। और मेरा पोता, जिसने एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सारे गुण मुझसे लिए, जब उसको पता चलेगा कि उसका दादा भी बेईमान है, स्वार्थी हो गया है, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कल आप मेरे स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मनु, दादाजी, आपने जो भी किया हो, मगर आपको उसका पछतावा हो रहा है तो भूल सुधारने के लिए काफी है। ऐसा ही कहते थे ना आप? देखो, मनु भी मेरी जुबान बोल रहा है। अगर तुमसे गलती हुई तो तुमने उसका प्रायश्चित भी तो कर लिया, और फिर इस तरह रातों रात घर से चले जाना तो कमजोर आदमी की निशानी है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाला सेनानी इस तरह से हार जाएगा? दादाजी, आपने कहा था जो लड़ाई लड़ने के बजाय पीठ दिखाकर चला जाता है वो कायर होता है। मैं आपको कायर नहीं देखना चाहता दादाजी। इस बच्चे की बातों में तुम्हें आशा की किरण नजर नहीं आती? मैं आपको वचन देता हूँ दादाजी, आपकी बताई बातों को जीवन में उतारकर अच्छा नागरिक बनूंगा। मुझे पता है दादाजी, मेरे डैडी को आपकी बातें बहुत बुरी लगती है, मगर मैं उनका बेटा होकर भी आपकी बातों की कदर करता हूँ। मुझे आप पर गर्व है दादाजी, आप कहीं मत जाइए। अब तुम हट भी करोगे तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस लड़के को तुम आने वाले कल की बुनियाद क्यों नहीं समझते? वाकई मनु, तुमने मेरे अंधेरे संसार में फिर से उजाला कर दिया। तुम वाकई कल के समय की नई बुनियाद हो। एक बुनियाद हमने 15 अगस्त 1947 में रखी थी, और एक बुनियाद हम कल आजादी की 51वीं वर्षगांठ पर रखेंगे। अब मुझे किसी का डर नहीं है, तेरे बाप का भी नहीं। विमला, मेरा नया कुर्ता इस्त्री कर देना। कल झंडा फहराने में मुझे नया गौरव हासिल होगा। कर दूंगी। और हाँ, अपनी साड़ी भी इस्त्री कर लेना। दादाजी का इंप्रेशन ठीक पड़ना चाहिए। चलिए दादाजी। अरे पहले तुम्हारी दादी तो आ जाए। चलो भाई, हो गई मैं तैयार। देख ले मनु, ठीक लग रही हूँ ना? कहीं तेरे दादा का इंप्रेशन खराब तो नहीं होगा? चलेगा? क्यों दादाजी? अगर आप लोग इजाजत दें तो ये खाकसार भी आप लोगों के साथ 15 अगस्त के मुबारक जलसे में शरीक हो। अहमद मियां, तुमने यहाँ आकर मेरे दिल को इतनी तसल्ली दी है,
भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैंने अपनी गलती सुधार ली। तुम्हें खबर तो मिल गई होगी। त्रिपाठी जी, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल रहा। अगर आप मुझे छोटा समझकर मेरी तरफ से आपके ऊपर लगाए गए बेवकूफी भरे इल्जामात से नजरअंदाज कर सके, तो कयामत के दिन खुदा के सामने खड़ा होने जाकर। अहमद आजाद, नाइंसाफी की खिलाफत करने वाले तुम जैसे बेबाक इंसानों के हिंदुस्तान की जरूरत है। दादाजी, सारा भाषण यही दे देंगे तो स्कूल में क्या बोलेंगे? हाँ हाँ भाई, चलो चलो चलो। देश की 51वीं वर्षगांठ पर एक आजाद देश कैसा हो, इसके बारे में सोचना होगा। आज जो हिंदुस्तान की तस्वीर हमारे सामने है, क्या वो सही है? नहीं। लोग आराम तलब हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, चरित्र का हनन हो रहा है। आजादी की 51वीं वर्षगांठ पर हम राष्ट्र को एक ही तोहफा दे सकते हैं, और वो ये, हम अपने भीतर जमा हो गई गंदगी को निकाल फेंकें। भीतर का अंधेरा छट जाएगा तो उजाले को किसी को बुलाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद फैल जाएगा। जैसे घने अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती है एक छोटी सी लौ, और वो छोटी सी लौ आज की नई पौध है। ये सामने बैठे बालक और बालिकाएं, यही आज की नई पौध है। आजाद भारत की आज हम फिर से एक नई बुनियाद रखेंगे। इसके लिए मैं इन बालक और बालिकाओं को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां आकर ये झंडा फहराएं। मनु, अपने साथियों के साथ यहाँ। हमारी बूढ़ी पीढ़ी के यही सही प्रतिनिधि है आज की नई बुनियाद। मनु, झंडा फहराएं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।